हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ लिया और कैसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं इसके बारे में चीज़ें पढ़ ले, तो हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं कि प्योरिटी ऑफ सैंपल, किसी सैंपल की प्योरिटी कितनी होती है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे अगर कोई भी चीज़ दी गई है, कोई भी सैंपल आपको दिया गया है, कोई भी आपको सैंपल अगर गिवन है तो वो 100% तो प्योर नहीं होगा, वो 100% प्योर नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। किस फॉर्म में इम्प्योरिटी हो सकती है भाई? हो सकता है स्टोन के पार्टिकल्स हो सकता है डस्ट हो या और भी कुछ किस तरीके की इम्प्योरिटीज हो सकती है उसमें। तो अब अगर आपको दिया नहीं गया है कि कौन सी इम्प्योरिटी है, तो हम लोग क्या मान चलते हैं कि जो भी इम्प्योरिटी है वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है कि वो इम्प्योरिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वो इम्प्योरिटी जो होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसलिए उसको जैसे इनर्ट गैस हम लोग समझते हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ कुछ नहीं रिएक्शन करते हैं। इस तरीके से हम इन जो इम्प्योरिटीज है उसको हम लोग इनर्ट मान लेंगे। इनर्ट मानने का मतलब है वो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब है अब हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, इम्प्योरिटी को अपने सैंपल में से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे हटाने के लिए? देखो कितनी प्योरिटी है पहले ये पता कर लेंगे, प्योर कितना है। तो परसेंट प्योरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो गिवन मास दिया है, जो रिएक्ट कर रहा है, W रिएक्टेड अपॉन W गिवन, और टोटल सैंपल कितना गिवन था इनटू 100 कर दिया, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? उसकी प्योरिटी मिल जाएगी। कितना प्योर है तो 100 में माइनस कर देंगे तो इम्प्योरिटी मिल जाएगी। उस इम्प्योरिटी को हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्योरिटी निकालने का तरीका हो गया हमारा। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें तो एग्जांपल में क्या है, जैसे मान लिया कि हमने 100 ग्राम ऑफ NaOH लिया। अगर हमने 100 ग्राम NaOH लिया तो अब ये जरूरी नहीं कि 100 ग्राम में पूरा प्योर NaOH हो उसमें। तो 100 ग्राम में आपका जो प्योर होता है, देखो इसमें क्या होता है, 80% प्योरिटी होती है NaOH की, मतलब इसमें 80% प्योर NaOH होगा और 20% जो होगा वो होगा इम्प्योरिटी। समझा क्या? मतलब कोई भी आपने सैंपल लिया हुआ है, किसी भी चीज का भी सैंपल लिया हुआ है, तो वो 100% प्योर तो होने से रहा। अब उसमें इम्प्योरिटीज किस टाइप की हैं? अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग उसको इनर्ट मान लेंगे कि मान लेंगे भैया ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, तो इसकी जरूरत क्या है? इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। ओके, नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब यहां देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, इससे हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि 200 ग्राम ऑफ HCl, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी। इसमें प्योरिटी कितनी है भाई? 73% है, ये गिवन है। कहता है कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सैंपल। अब इस सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना NaOH लेना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले प्योरिटी गिवन है, तो प्योरिटी का पहले फॉर्मूला लिखो भाई। क्या पढ़ते थे फॉर्मूला? प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी जो था ये क्या था? वेट ऑफ रिएक्टेड, कितना रिएक्ट किया अपॉन गिवन। ठीक, यही पढ़ा था हमने। अब देखो यहां पे HCl का सैंपल दिया हुआ है 200 ग्राम और
प्योरिटी दी गई है। तो ये तो दिया है, ये दिया है, ये निकाल लेते हैं वेट ऑफ HCl। तो देखो यहां रखा 73 इज इक्वल टू वेट ऑफ HCl जो रिएक्ट कर रहा है, और ये हो गया 200। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, वेट ऑफ HCl, ये क्या मिल गया भाई, 3 दूनी 6 14 146। अरे सॉरी 100 इंटू 100 भी तो था, ये भूल गए थे, तो इंटू 100 कर दिया, ये 200 146 ग्राम क्या हो गया जो रिएक्ट करेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो हमको HCl का मिल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है NaOH कितना चाहिए जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब पूरे HCl को रिएक्ट करा दे, खत्म कर दे। तो अब इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी, इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको रिएक्शन की। तो चलो रिएक्शन देखो, हमने क्या किया है भैया, HCl लिया है, HCl में रिएक्शन किसके साथ कराया, NaOH के साथ कराया। अब जब रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने का मतलब अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा। यही होगा ना, यही होगा। अब देखो, अब हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है, अब उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भैया हमको क्या करना है, HCl का वेट पता है, तो क्या हम यहाँ मोल निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ HCl, ये क्या हो जाएगा 146 गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा 36.5, H का 1, इसका 35.5, तो 36.5 इसको डिवाइड किया तो ये मिल गया आपको 4। तो मोल्स ऑफ HCl 4 मिल गया। अब फिर कॉन्सेप्ट लगाइए, हमने पढ़ा था, अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट यहां पे और यहां पे लगा दीजिए। तो अब यहां से लगाओगे तो मोल्स ऑफ HCl अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट NaOH, सॉरी। ठीक, अब देखो यहां से ये तो 4 मिल गया, इसका मतलब मोल्स ऑफ NaOH भी हमको क्या मिल गया, NaOH का मोल्स भी हमको 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए आपको पता ही है, अब वेट ऑफ NaOH, तो क्या करोगे, मोल्स इनटू मोलर मास होता है, तो मोल्स तो 4 आ गया, और NaOH का मोलर मास देखो कितना होता है, Na का हो गया 23, 124 प्लस 16 40, तो ये क्या आ गया 160 ग्राम। मतलब आपने 160 ग्राम NaOH और 140 ग्राम HCl को मिलाया, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया और वो NaCl प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, क्वेश्चन मजेदार था ना, मतलब इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके लग जा रहे हैं। देखिए प्योरिटी भी लग गई, फिर उसके बाद हमने ये मूल कॉन्सेप्ट भी लगा लिया रिएक्शन में, फिर उसके बाद हमने वेट निकाल लिया। तो इस तरीके से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, चलो इसको नोट कर लो। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब एक मजेदार सा क्वेश्चन और फिर से आ गया, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अभी कहता है कि 50 ग्राम सैंपल हमने कैल्शियम कार्बोनेट का लिया हुआ है, CaCO3 का 50 ग्राम सैंपल लिया हुआ है, और इसको जब हमने हीट किया तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 17.6 ग्राम CO2 मिलता है। तो कहता है कि कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल, आपको परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल की सैंपल निकालना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर बच्चे ने थोड़ा सा गलत किया, गलत सोचा, तो क्वेश्चन गया काम से। देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे बच्चा क्या करेगा कि भाई CaCO3 लिखेगा, इसको हीट किया तो CaO प्लस CO2 बनेगा, यही होगा रिएक्शन, इतना तो सही है। अब बच्चा क्या कहेगा, 50 ग्राम सैंपल का दिया हुआ है, तो यहाँ से इसके मोल्स निकाल लिया, 50 बाई इसका मोलर मास 100, तो इसके मोल्स आ गए 1/2।
अब जब इसके मोल्स 1/2 आ गए तो कहेगा भाई कि ये, और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो देखा इसका भी स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, जिसका मतलब इसका भी मोल्स क्या आएगा, 1/2 आएगा। जब मोल्स आ गया तो अब इसका वेट निकाल लिया, CO2 का वेट निकाला तो क्या मिल गया, तो वेट निकालेंगे वो, अब वेट ऑफ CO2 निकालेगा 1/2 इंटू 44 और इसको लिख देगा 22 ग्राम। तो अब 22 ग्राम ये वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब वो बच्चे गलती क्या करते हैं, इतना लिखेंगे 22/50 इंटू 100 कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ये अप्रोच बेटा गलत है, ये अप्रोच जो आपने लगाई ये गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि कोई भी सैंपल 100% प्योर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करोगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है। यहां पे देखो कितना मिल रहा है, 17.6 ग्राम। ठीक है, प्योर नहीं ना है, इसलिए कम मिल रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका देखो कि आपने सही कहा कि इक्वेशन तो हमारी यही रहेगी, CaCO3 को हमने हीट किया तो बना क्या, CaO प्लस CO2 बना। अब देखो जो गिवन है वहां से चलो, उल्टा चलो, हमें उल्टा चलना है। देखो परसेंट प्योरिटी निकालने के लिए हमें सैंपल का वेट रिएक्टेड निकालना होता है, कितना रिएक्ट कर रहा है वो निकालना होता है, और गिवन तो वही है। तो हमें W किसका निकालना है, CaCO3 का जो रिएक्ट कर चुका है वो निकालना है। उसके लिए देखो क्या करो, सबसे पहले ये 17.6 ग्राम आपको CO2 मिल रहा है, तो अब यहां से हमने मोल्स ऑफ CO2 निकाले, तो गिवन मास 17.6 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 44, 12, 32, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया कि 0.4 मोल। अब ये 0.4 मोल मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो अब हम उल्टा चलेंगे, अभी तक हम इधर सीधा चलते थे, अब हम उल्टा चलेंगे। अब इसके और इसके बीच में क्या लगाइए, मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का क्या है, 1 है। इसका मतलब अब यहाँ से मोल्स ऑफ CaCO3 क्या मिल जाएगा, ये भी आपको 0.4 मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे ही हमको मिला, मतलब अब 0.4 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये हमको मिल गया। 0.4 मोल रिएक्ट करके 0.4 मोल CO2 दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका वेट निकालना है। तो अब आप वेट निकाल लो, वेट ऑफ CaCO3। तो ये क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल तो हो गया 0.4, मोलर मास इसका 100 होता है। ये क्या मिल गया, 40 ग्राम। अब देखिए ये हमको मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट का वेट मिल गया। तो अब हम परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं। अब हम परसेंट प्योरिटी निकालेंगे तो क्या होगा, W रिएक्टेड 40 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, टोटल कितना लिया है 50 ग्राम इंटू 100। तो ये क्या मिल गया, 4/5, 5 दूनी 10, 40, 80। तो देखो क्या मिल गया, 80% प्योरिटी है। मतलब 50 ग्राम अपने सैंपल लिया, रिएक्ट कितना किया, 40 ग्राम ही किया। देखो यहां दिख रहा है ना, 40 ग्राम ही रिएक्ट किया। समझ गए? चलो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप समझ गए होंगे कि परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। कुछ नया नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी सैंपल अगर दिया है तो वो 100% प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी, आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ रिमूव किया ना कि 50 ग्राम सैंपल लिया था, 10 ग्राम हमने हटा दिया, तब इसके ऊपर हमने परसेंट प्योरिटी निकाल ली। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखो बच्चों हम चलते हैं आगे। अब अगला है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब ये यील्ड क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मानो
मान लिया हमने कि N2 ने H2 के साथ रिएक्शन किया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बनाता है, NH3 बनाता है। ठीक। अब अगर मान लिया कि हमारा 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, तो ये 5 करेगा तो ये कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, 10 मोल, 10 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये क्या है, थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड। इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इंप्योरिटी की वजह से ये 8 मोल ही प्रोड्यूस हुआ। ये क्या है हमारा, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ये क्या है, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। तो परसेंट यील्ड जो होता है, परसेंट यील्ड, ये क्या होता है, ये होता है W एक्चुअली प्रोड्यूस्ड अपॉन W थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड इनटू 100। बस यही है, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसके उस पे अप्लाई होता है। जब जैसे अभी हमने क्या किया था, जो परसेंट प्योरिटी निकाली थी वो किसकी निकाली थी, सैंपल की निकाली थी। सैंपल कितना परसेंट प्योर है, लेकिन ये परसेंट यील्ड हम लोग निकालेंगे किस पे, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट पे, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ और कितना प्रोड्यूस होना चाहिए था। तो कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ, अपना टोटल कितना होना चाहिए था इनटू 100 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंट यील्ड मिल जाएगा। किसका मिलेगा, रिएक्शन का। समझ गए, तो नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बहुत आराम से पढ़ाओगे बेटा, ध्यान से रखना, इसको ध्यान से पढ़िए एकदम, और आराम से क्वेश्चन लगाएंगे, आराम से क्वेश्चन होगा। बस समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पढ़िए, समझिए। पहले ही क्वेश्चन करना शुरू नहीं कर दिया, क्वेश्चन को पढ़ा समझा, फिर आराम से उसको करना शुरू कीजिए। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों, अभी देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कहता है 12.8 ग्राम ऑफ SO2, 12.8 ग्राम हमने क्या लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड लिया हुआ है। ये रिड्यूस होता है विथ 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO3। 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, SO3 बनाता है। इफ 6 ग्राम ऑफ SO3 इज फॉर्म्ड, अगर 6 ग्राम SO3 फॉर्म हुआ है, ये मतलब एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है, तो कैलकुलेट करता है परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले केमिकल इक्वेशन चाहिए, और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में। देखो क्या कहता है कि SO2 लिया और ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या बनाता है, SO3 बनाता है। ये हमें दिया हुआ है, तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पहले ऑक्सीजन को इवन बना देते हैं, 2SO2, तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 2 पहले से है, और यहाँ 2 कर दिया, 4 6 हो गया। ये हमारा बैलेंस तो हो गया। अब देखो, आपको यहाँ सैंपल में क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम ऑफ SO2, तो इसका मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, 12.8 अपॉन SO2 का मोलर मास क्या होता है, 64, 0.2। अगर इसका मोल्स निकालना चाहते हो O2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3.2 ग्राम दिया है और मोलर मास 32 होता है, तो क्या मिल गया, ये भी 0.1 मिला। अब देखो, हमें एक्चुअली प्रोड्यूस तो SO3 पता है, अगर थ्योरेटिकली प्रोड्यूस हमें मिल जाए तो परसेंट यील्ड निकल जाएगा। तो अब देखो, इसके और इसके बीच में क्या लगा दो, मोल कॉन्सेप्ट लगा दो, चाहे इसके बीच में लगाओ चाहे इसके बीच में लगाओ, दोनों से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ से यहाँ मोल कॉन्सेप्ट लगाया, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका वही है बेटा, कि मोल्स ऑफ SO2 अपॉन
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये 2 कैंसिल हो गया और मोल्स ऑफ SO3 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ SO3 ये भी मिल जाएगा 0.2 मोल। जब मोल मिल जाता है तो हमें क्या निकालना है, हमें गिवन मास निकालना है, वेट। तो अब वेट ऑफ SO3 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई SO3 का मोलर मास कितना होता है, SO3 का मोलर मास होता है 80, 16 3 या 48 प्लस 32, तो ये क्या हो गया 80, तो क्या आ गया 16 ग्राम। ये क्या है, ये हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक। SO3 हम उसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अब ये थ्योरेटिकल हो गया 16 ग्राम और आपको गिवन है WAP का मतलब एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ये कितना दिया गया है 6 ग्राम। तो अब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना परसेंट यील्ड, तो परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा 6/16 इंटू 100, तो परसेंट यील्ड कितना आ गया भाई, डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 37.5%, 37.5%। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है। लिखने का निकालने का तरीका सीख लिया आपने, बहुत आराम से करोगे बेटा तो क्वेश्चन आराम से होंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। सबसे पहली चीज, जो डर गया वो गया, तो आपको क्वेश्चन देख के समझना है, आराम से एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़िए। एक बार पढ़िए, नहीं आता है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आंख बंद कीजिए, सोचिए किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। फिर देखो बच्चों, देखो दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे अगर कभी क्वेश्चन देखे रहते हैं, कभी किए हैं मान लीजिए, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चों को तो पहले तो लगता है अरे बस हो गया, क्वेश्चन मेरा हो गया, और तुरंत क्वेश्चन उठाते हैं, तुरंत पेपर पेन उठाते हैं, करना शुरू कर देते हैं। पता चला कि आधे के बाद जाके लटक गई गाड़ी। और ऐसा एक क्वेश्चन में नहीं, हर एक क्वेश्चन में उसके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस बताता है। आपने लगाया था इसलिए दिमाग ने आपको एक बार क्लिक कराया कि भाई आपने लगाया हुआ है, लेकिन जब लगाने गए तो आधे के बाद ठप हो गई गाड़ी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की ही नहीं थी। तो जब भी क्वेश्चन देखिए तो ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा है तो बस तुरंत लगाना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के पहले में एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत नहीं क्लिक करना चाहिए आपके कि हम ये क्वेश्चन में आ गया। एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करो और सोचो। जब ये प्रोसेस अपनाओगे, हो सकता है आप वहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट करना शुरू करते तो 4 मिनट लगता, अब यहाँ भले आपने 1 मिनट सोचने पे लगा दिया तो आपके अगले ही 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 2 ही मिनट में हो गया, 2 मिनट बच गया, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, 2 मिनट बच भी गए, और वहाँ 4 मिनट आपने दिया भी और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या फायदा भाई। इसलिए क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, फिर उसके बारे में सोचिए, और वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप क्वेश्चंस की, तो आप एग्जाम में वही हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से पता चला कि 2 ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी कहोगे आ तो सब रहा था मुझे, लेकिन कर ही नहीं पाए, याद ही नहीं आया मुझे। तो वही चीज़ होती है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं परसेंट कंपोजिशन ऑफ सैंपल। कोई भी सैंपल दिया होगा तो उसमें जो जो कंपोजिशन है उसके परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ ए मिक्सचर, 10 मोल है मिक्सचर का। किसका मिक्सचर है, HCl और H2SO4 का। HCl और H2SO4 का मिक्सचर है 10 मोल्स, रिक्वायर 16 मोल्स ऑफ NaOH। इसके लिए 16 मोल्स ऑफ NaOH की जरूरत पड़ रही है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कैलकुलेट परसेंट ऑफ HCl इन मिक्सचर, या आपसे परसेंटेज ऑफ H2SO4 इन मिक्सचर पूछ लेता। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। हमारे पास क्या है, HCl और H2SO4 का मिक्सचर है। मिक्सचर है,
अब इसमें हमें क्या डालना है, हमें NaOH डाल करके न्यूट्रलाइज करना है, ठीक, NaOH डाल करके न्यूट्रलाइज करना है। क्या डालना है, NaOH। अब देखो ये जो NaOH है, अब ये कैसा होता है, ये है एसिडिक, अरे ये है बेसिक, और ये क्या है, ये एसिडिक नेचर का होता है, और ये भी आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक। अब टोटल आपने इसका लिया कितना है, 10 मोल लिया है। ये बन कितना रहा है, 16 मोल बन रहा है, ठीक। हमें यह पता करना है कि HCl का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है NaOH से और H2SO4 का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, मान लिया कि HCl का X मोल रिएक्ट कर रहा है NaOH से, तो H2SO4 का कितना करेगा भाई, 10 - x करेगा ना। तो अब देखो, अब हम इसको दो फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे माना कि HCl के साथ NaOH रिएक्ट किया, तो क्या बनाएगा भाई, ये न्यूट्रलाइज होकर NaCl प्लस H2O बनाएगा, NaCl प्लस H2O बनाएगा। अब देखो हमने मान लिया कि X मोल किसका लिया था, HCl का, X मोल HCl रिएक्ट किया NaOH से और वो सॉल्ट बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है। चलो अब फिर क्या था कि हमारा दूसरा एसिड क्या था, H2SO4, ये भी तो रिएक्ट करेगा NaOH से, ये क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा ना। अब देखो यहां इसका कितना मोल्स लिया था भाई, 10 - x। अब देखो जब हमने, अब इसके मोल तो पता चल गया, इसके मोल मिल जाए तो हमें काम हो जाए। अब इन दोनों के बीच में आप क्या लगा दो, मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। यहां देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, इसका मतलब इसका भी मोल x ही आएगा। और यहां भी देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका मतलब इसका भी मोल 10 - x ही आएगा, ये आएगा ना। तो अब यहां से देखो, यहां से हमें एक चीज मिल गई, कितना मोल रिएक्ट कर रहा है NaOH का टोटल, वो हमें मिल गया। x मोल यहां कर रहा है, 10 - x मोल यहां कर रहा है। एक मिनट, इसको पहले बैलेंस कर लो भाई, यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ Na2 है ना, तो यहाँ 2Na हो जाएगा, 2Na और H2SO4, बाकी यहाँ पे 2H2O। अबे बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ देखो, यहाँ तो 2 मोल है ना, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोल्स अपॉन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें टोटल मोल्स मिल गए, टोटल मोल्स ऑफ NaOH, ये मिल गया कितना रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ से तो x कर रहा है, प्लस यहाँ से 2 × 10 - x कर रहा है, और टोटल मोल कितना रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिक्वायर है कितना, 16 मोल। ये 16 मोल के इक्वल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो x + 20 - 2x, तो x को उधर ले जाओ, x = 4। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया कि NaOH का x मोल है, जिसका मतलब HCl का भी 4 मोल होगा। 4 मोल NaOH आया तो 4 मोल यहाँ पे HCl भी हो गया। अब यहाँ पे जब हमें HCl का मोल मिल गया तो परसेंट कंपोजिशन हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो अब परसेंट कंपोजिशन निकाल लो, परसेंट कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ HCl का परसेंट निकालना है, तो कितना मोल है, 4 मोल है। मोल है अपॉन कितने मोल में थे भाई, टोटल 4 मोल है, अपॉन टोटल मोल कितना है 10 मोल इनटू 100। ये क्या आ गया, परसेंट कंपोजिशन HCl का कितना आ गया भाई 40%। तो ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर यहीं से पूछता कि भाई आप बताओ कि H2SO4 का परसेंट कंपोजिशन कितना होगा, तो परसेंट कंपोजिशन उसका कितना आया था, 60% आया था, क्योंकि 40% अगर ये है तो 60% आपका क्या होगा, H2SO4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं, किसका, किसी भी मिक्सचर का। समझ में आ गया, नोट कर लिए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है
क्वेश्चन कहता है कि 14.2 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 और CaCO3 का मिक्सचर है, हमने कितना लिया है 14.2 ग्राम लिया है। जब आप इसको हीट करते हो तो आपको 3.36 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक। तो कहता है कि एट STP में मिलती है, कहता है कैलकुलेट % MgCO3 इन सैंपल। अब देखो एक चीज समझो, MgCO3 इसको अगर आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिलेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। अब चलो, अब देखो यहाँ पे मिक्सचर जो दिया है ग्राम में दिया है, तो हमें मोल्स को भी, अब यहाँ पे मोल्स इसका निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका x ग्राम हीट हुआ और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन इसका मोलर मास निकालो तो ये हो जाएगा 84। इतने मोल्स इसके हीट हुए। तो अगर इसके x ग्राम लिया था तो इसका कितना ग्राम हो जाएगा भाई, 14.2 टोटल ग्राम था तो इसका हो जाएगा 14.2 माइनस x ग्राम अपॉन इसका मोलर मास कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका मोल्स मिल गया। चलो अब देखो, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। अब देखो यहाँ पे ये टोटल हमको दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है मिक्सचर का, कि ये भैया 14.2 ग्राम है। मिक्सचर जो है इन दोनों को मिक्स किया गया है तो उसका टोटल 14.2 ग्राम था। अब देखो हमें क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करो, मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, जिसका मतलब इसके भी मोल्स कितने हो जाएंगे, x अपॉन 84। आया समझ में। ऐसे ही यहाँ पे देखा कि ये इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, जिसका मतलब इसका भी यहाँ पे लगाओगे तो इसका भी मोल्स यही मिल जाएगा 14.2 माइनस x अपॉन 100। दोनों के मोल्स हमें मिल गए। जब मोल्स मिल गए तो अब देखो आपको क्या करना था, हमें दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं क्या, कि टोटल मोल्स। तो देखो मोल्स ऑफ CO2 इधर x/84 मोल्स यहाँ पे है, प्लस 14.2 माइनस x/100 मोल यहाँ पे है, और ये टोटल मोल हो गए। उधर वॉल्यूम दिया 3.36 लीटर। अब इसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 22.4 से डिवाइड कर दोगे। अब देखो ये टोटल मोल्स हो गए CO2 के, इधर भी टोटल मोल्स हो गए। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी, ये x की जो वैल्यू आएगी यहां रख दिया। तो आपको किसका निकाला था, MgCO3 का, तो इतना ही मोल्स इसके मिल जाएंगे। तो परसेंट जो आपका मिलेगा, परसेंट MgCO3, ये क्या मिल जाएगा, ये ग्राम में रखना है तो x, ये तो ग्राम मिलेगा, x अपॉन टोटल कितना है 14.2 इंटू 100। आपको मोल्स कैलकुलेट ही नहीं करने, ग्राम में ही रखना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूं। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों, अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमको दिया था कि किसी कार्बोनेट का हीट करने पे क्या बन रहा था, गैस बन रही थी। तो अब देखो कुछ कार्बोनेट्स मैं आपको बता देता हूँ उनको हीट करने पे क्या क्या बन सकता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें मैं आपको कुछ कार्बोनेट बताऊंगा कि किसको हीट करने पे एक गैस मिलती है, किसको हीट करने पे कोई गैस नहीं मिलती, किसको हीट करने पे दो गैस मिलती है। मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूँ। देखो पहले चलते हैं हम लोग। हमने क्या लिया, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, या सोडियम कार्बोनेट लो या पोटेशियम कार्बोनेट लो K2CO3, या Rb2CO3, या
CH2CO3, अगर ये कार्बोनेट आपने लिए और इसको आपने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, मतलब कोई भी गैस रिलीज नहीं होगी, नो गैस। ये याद रखिएगा, जब भी आपको ये इनमें से कोई कार्बोनेट मिल जाए उसको हीट करने पे बोले तो इसका मतलब है इसका हीट करने पे कोई गैस रिलीज ही नहीं होगी, तो नो रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। आपने HgCO3 ले लिया या AgCO3 ले लिया, Ag2CO3 ले लिया, ठीक। अगर आप इनको गर्म करते हो, इनको आप हीट करते हो, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा Hg प्लस मरकरी मिलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगी, प्लस हाफ O2 मिलेगी। अब यहां पे देखो, यहां पे ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर आपने Ag2CO3 को हीट किया तो यहां से क्या मिलेगा, 2Ag मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा, प्लस हाफ O2 मिलेगा। जब इन दो कार्बोनेट्स को आपने हीट किया तो यहां पे क्या मिल रही है, दो गैस मिल रही है, 2 गैस मिल रही है, और ये रिएक्शन है। समझ में आया। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। जैसे अब जितने भी कार्बोनेट हैं, रिमेनिंग ऑल कार्बोनेट्स, इसके अलावा जो कार्बोनेट्स बचते हैं, कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या होगा, यहां पे जब आप इसको गर्म करोगे तो सबके ऑक्साइड देगा, मतलब Li2O, MgO, CaO, सबके ऑक्साइड देगा, और उसके बाद क्या मिलेगी, सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल 1 गैस वाला हो गया। जब इन कार्बोनेट बाकी इन कार्बोनेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोनेट्स होंगे उसमें क्या मिलेगा, आपको उनके ऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, एक ही गैस मिलेगी। यहां पे क्या होगा, इस दोनों में क्या होगा, 2 गैस मिलेगी, और ऊपर वाला कोई कार्बोनेट आपने लिया, उसको हीट किया, तो वहां पे कोई भी गैस नहीं मिलने वाली है। ओके, समझ गए। तो ये हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट की बात की, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट भी आपको बता देते हैं। अब देखिए, हम बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स, क्या देंगे आपको, कार्बोनेट्स देंगे, प्लस H2O देंगे, प्लस CO2 देंगे। कोई भी बाइकार्बोनेट आपने हीट किया तो वो आपको कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। जैसे 2NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। या आपने ले लिया 2CaHCO3 का ट्वाइस,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब देखो जब आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो अब ये सोडियम का कार्बोनेट देगा Na2CO3 प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस वाटर बनेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब इसको हीट करोगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि बाइकार्बोनेट्स को अगर आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा। समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या था, ये हमारा आज हमने पढ़ा प्योरिटी ऑफ सैंपल, परसेंट यील्ड ऑफ सैंपल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ सैंपल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इतनी सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। तो इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे जिससे आपको ये चीजें जो हमने पढ़ाई वो आपको याद रहे। अदरवाइज क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है, आपने वीडियो उठाया, एक बार देखा, रिवाइज हो गया। तो लेकिन बच्चा आप क्या किया करो, बार बार वीडियो न देखना पड़े, इसके लिए आप क्या करो कि आप हमेशा एक नोट्स बना लो, जो भी चीज़ यहाँ बोर्ड पे लिखी जाती है आराम से उसका नोट्स बना लो। वो नोट्स आपके पास रहेगा तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार आपने नोट्स पलटा, सारे क्वेश्चन लगाए और आपका रिवीजन हो गया। और टाइम टाइम पे आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले ही रिवीजन करोगे। आप रिवीजन आप हर वीक हर हफ्ते के बाद एक बार रिवीजन जरूर, जो पीछे पढ़ चुके उसको रिवीजन जरूर करो। अपने टाइम टेबल में एक रिवीजन के लिए एक टाइम परफेक्ट रखो। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो या 6 घंटे पढ़ाई करते हो, उसमें आपका 2 घंटा रिवीजन के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ लो कितना भी, इसका मतलब कुछ नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो बच्चों आपको जल्दी ही मोस्ट प्रोबेबल है कि आज से या कल से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डीपीपीज हैं सब मिलने लगेंगी आपको। जैसे हो सकता है आज आपको पहली डीपीपी मिल जाए, और इसका क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वो उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारे बैच में जुड़े होंगे। जो केवल वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो केवल वीडियोस ही देख पाएंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल्स और नोट्स, असाइनमेंट्स, रिव्यूज चाहिए तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम पेमेंट 999 रुपीज़ का करना पड़ेगा, जिससे आप 1 साल तक सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है। तो बच्चों चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म्स की बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबल 2 से 3 से 4 लेक्चर्स का हो रहा है ये, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।